स्पाउस वीज़ा वो भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जिसकी बेस पे आप जो है वो स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। जो कंसल्टेंट हैं उन पे स्टूडेंट ट्रस्ट क्यों नहीं करते? काफ़ी फ्रॉड भी देखने को मिलता है इन मामलात के अंदर। आप जो है वो फ़ी खुद से जाके जमा करें। आप ऐसे कंसल्टेंट के पास ना जाएं जो कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं। इलीगल तरीके से जाते हैं, इनके लिए कोई लीगल तरीका नहीं है जाने का? अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटर है, इवन इन सम केसेस अगर मैट्रिक भी है, तो आप जा सकते हैं। बच्चे जो हैं वो आइल्स से जान छुड़वाना चाहते हैं। आइल्स के अलावा कोई और रास्ता है स्टडी वीज़े के लिए यूके में? 50 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो कि बगैर आइल्स के एडमिशन देती। यूके में काम करना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा नहीं लेना, यूके में काम करना चाहते हैं, तो वर्क परमिट, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा? चंद सालों में जो वर्क परमिट्स पाकिस्तान में देखे हैं जो कि लोग लेके गए हैं यूके में, मेजॉरिटी को वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स ही फेस आए। स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? नियरली 100 यूनिवर्सिटीज़ आप कह सकते हैं कि जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं खार बुखारी। नाज़रीन, पिछले साल 2024 में 7 लाख अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। कुछ स्टडी वीज़ा के लिए चले गए, कुछ वर्क परमिट पर चले गए, लेकिन मुआशी हालात के मद्देनज़र लोग मुल्क छोड़ के चले गए। हमारे साथ आज UKEC के CEO इमरान साजिद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यूके में सेटल होने का क्या तरीक़ेकार है और यूके का स्टडी वीज़ा कैसे लगेगा और लोग मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा सबसे पहले कि जो UKEC है इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। UKEC जी एब्रीविएशन है यूनाइटेड किंगडम एजुकेशन सेंटर की। तो UKEC एक एजुकेशन एजेंसी है, जिस तरह से पाकिस्तान में उसको आमतौर पे कंसल्टेंसी कहा जाता है। तो ब्रिटिश कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है मुख्तलिफ मुल्कों में। यूके में हमारे 17 ऑफिसेज़ हैं। इसके अलावा चाइना के हर मेजर सिटी में हम हैं, पाकिस्तान और मलेशिया में, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड आयरलैंड। सर, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो धड़ाधड़ अप्लाई करते हैं यूके में, तो यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अच्छा, रिक्वायरमेंट से पहले तो ये है कि डिज़ायर चाहिए। स्टूडेंट विलिंग है, उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे यहाँ पे वो एजुकेशन नहीं मिल रही और एजुकेशन लेने के बाद जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे उसको नहीं नज़र आ रही। तो वो एक जो उसका अपना एनालिसिस है वो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। सही। तो वो एक बुनियाद बनता है उसके इस डिसीजन में कि वो जाके यूके में फॉर एग्जांपल वो अपनी तालीम जो है वो बाकी मानदा वहाँ पे मुकम्मल करे और फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। मिसाल के तौर पे मेरे पास बैचलर्स की डिग्री है और मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, अच्छे पैसे हैं मेरे पास। मुझे कौन से प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए यूके में? स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, क्या अप्लाई करना चाहिए, किस तरह? देखिए, उसके बुनियादी रूल तो यही है कि जो आपकी यहाँ पे जो डिग्री है आप उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। सो बैचलर की डिग्री फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स कम्युनिकेशन में है तो आप वहाँ पे मास्टर्स भी फिर मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे उस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैथ्स कम्युनिकेशन एक ऐसी डिग्री है और बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि ट्रांसफरेबल है, कि आप ज़रूरी नहीं है कि वही करें। तो आप अभी इन डिमांड कौन से प्रोग्राम्स हैं यूके में? अच्छा, इसमें जो अगर हम शॉर्टेज की बात करें तो उसमें आपका जो आईटी सेक्टर है, आईटी की डिग्रीज़ हैं, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या इसके अलावा नर्सिंग है, साइंसेस हैं। आई थिंक ऑल एरियाज़ ये अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन करती। दूसरी बात यह है कि आप अगर डिग्री फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सिर्फ आपकी एक स्पेशलिस्ट डिग्री से मतलब है। वो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ओवरऑल जो है आपने उसमें जो लर्निंग है आपकी,
क्योंकि एम्प्लॉयर्स आर विलिंग टू ट्रेन न्यू पीपल विद नो एक्सपीरियंस और विद लिटिल एक्सपीरियंस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में यह है कि आप डिग्री जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ के करें। ठीक है। और ये बताइएगा सर कि स्पाउस वीज़ा जो है वो भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या आसान है लगवाना? इट्स वेरी इजी जी। अब पहले तो स्पाउस वीज़ा जो है वो बेसिकली तो बंद हो गया हुआ, लेकिन अभी जो है वो रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जिसकी बेस पे आप जो है वो स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे को, हस्बैंड अपनी वाइफ को, या वाइफ अपने हस्बैंड को साथ में लेके जा सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर क्या है उसका? प्रोसीजर उसका कोई डिफरेंट नहीं है, यानी जो एक सिंगल एप्लीकेंट जाता है या डिपेंडेंट जाता है तो उसमें मेन डिफरेंस बस इतना है कि आपने वो कोर्स चूज़ करना है जिसकी बेस पे डिपेंडेंट जा सकता है। अच्छा। तो हर कोर्स, हर मास्टर्स प्रोग्राम पे, हर रिसर्च प्रोग्राम पे स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेके जा सकता। तो कोर्स की सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन अगेन उसके साथ ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट है। तो जो बुनियादी फ़र्क है वो आ जाके वो आता है कि आपके थोड़े से एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ज़ाहिर है। यहाँ पे ये सवाल तो हो गया मेरा कि जिसके पास पैसे हैं वो जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं और स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्शियल स्कॉलरशिप देती हैं, तो उसमें उसको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आमतौर पे बोला जाता है। तो वो अगर मिसाल के तौर पे कौन कौन सी हैं अभी जो अप्लाई हो सकती हैं? तकरीबन अगर यानी यूके में 143 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 143 में यानी उसका किसी एक का नाम लेना मुश्किल होगा। नियरली 100 यूनिवर्सिटीज़ आप कह सकते हैं कि जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप देती हैं। ठीक है। और सर ये बताइएगा कि यहाँ ये तो हमने स्टूडेंट्स की बात कर ली, यहाँ से अगर कोई अपने असासे मूव करना चाहता है यूके में और यूके सेटल होना चाहता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कैसे यूके सेटल हो सकता है? अच्छा, वो वाला जो एरिया है वो स्टूडेंट कैटेगरी में तो नहीं आता, वो फॉल नहीं करता। उसके लिए उसको वहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके डिफरेंट वेज़ हैं। आमतौर पे जो अभी इस वक्त चल रहा है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स आमतौर पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके तो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर उसको सेल्फ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। वो अपना ही लाइसेंस लेते हैं अपने नाम पे, जो है वो बिज़नेस करने का, अपने आप को ही स्पॉन्सर करते हैं। तो उस बिज़नेस की को करने के लिए यूके फैसिलिटेट करता है उनको? जी, यूके फैसिलिटेट करता है। मतलब कि किस तरह करता है, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्राइटेरिया क्या है? टीयर 2 का फॉर एग्जांपल आपने शायद सुना हो, तो टीयर 2 लाइसेंस है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप यूके के नेशनल्स के अलावा आप बाहर से एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। सही। तो शायद आपके सुनने में आया हो कि बहुत सारे लोग केयर वर्कर वीज़ा पे या कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे, नर्सिंग पे जाते हैं। तो वो इस सेम थिंग, फ़र्क ये है कि टीयर 2 वीज़ा उस सूरत में किसी कंपनी के पास होता है और आप उस कंपनी के पास जाते हैं काम करने के लिए। इस सूरत में ये है कि आप जाके आप अपनी जब डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं। ये इसका क्या तरीक़ेकार है? उसके लिए एक टीयर 2 का लाइसेंस है, वो अप्लाई करना होता है। तो वो आमतौर पे आपको लॉयर्स जो हैं वो गाइड कर देते हैं वहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आप अपने आप को ही स्पॉन्सर करते हैं। सही। तो ना सिर्फ आप अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं बल्कि वो आपको लाइसेंस मिल जाता है आपको बाकी इंटरनेशनली आपको रिक्रूटमेंट करने का। तो पाकिस्तान में और कोई फॉर एग्जांपल लोग हैं जिनको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो कंसल्टेंट हैं उन पे स्टूडेंट ट्रस्ट क्यों नहीं करते और क्या वजह है कि काफ़ी फ्रॉड भी देखने को मिलता है इन मामलात के अंदर? पैसे जमा करवा देते हैं लोग, उनका काम नहीं होता। अच्छा, इसमें बुनियादी तो चीज़ ये है कि वो पैसे जमा कहाँ पे कराते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो फ्रॉड की जो रीज़न सामने आती
वो ये आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके पैसे कंसल्टेंट को दे के आते हैं। तो अगर उन्होंने फ़ी जमा करानी है तो वो कंसल्टेंट को कहते हैं कि ये आप फ़ी जमा करा दें। उसमें आमतौर पे कंसल्टेंट्स की तरफ से भी ऐसी गाइडेंस होती है कि आप हमें फ़ी पैसे दे दें, हम आपके पैसे वहाँ पे जमा करा देते हैं। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स खुद भी कसूरवार हैं। मिसाल के तौर पे उसकी रीज़न ऐसे होती कि वो स्टूडेंट जाता है बैंक में कि फ़ी जमा कराने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की, तो बैंक के जो एक्सचेंज रेट है या मनी ट्रांसफ़र कंपनी है उसके जो एक्सचेंज रेट है उसमें उसको लग रहा होता है कि अच्छा ये मुझे इसमें 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं या लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो उसको परेशान करती है। तो वो आप कंसल्टेंट के पास जाता है, वो जाके कहता है कि जी इसका हाल में ये तो इतने पैसे लग रहे हैं एक्स्ट्रा वहाँ पे पैसे भेजने के लिए। तो वहाँ पे कंसल्टेंट जो है उस चीज़ को यूटिलाइज दो नंबरी लगा रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है आप पैसे मुझे ला के दे दें तो मैं फ़ी जमा करा देता हूँ आपकी। तो वो फिर कई दफ़ा वो फ़ी जमा करा भी देते हैं, लेकिन किस तरह होता है कि उसका वो स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स लोगों के यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू वो फ़ी जमा करा देते हैं, या उनके पास जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक दिन फिर आते ही नहीं। ठीक है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनकी जो है वो फ़ी जमा हो चुकी होती है स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उतनी देर तक जो है वो यूनिवर्सिटी के पास इंक्वायरी आ जाती है कि ये स्टूडेंट ने स्टोलन क्रेडिट कार्ड से फ़ी जमा कराई थी। अच्छा। अब वो फ़ी वो पैसे रिवर्स हो जाते हैं जिसके कार्ड से यूज़ हो, तो इस तरह से स्टूडेंट सफ़र करता है। तो उसका बुनियादी चीज़ तरीक़ाकार यही है कि आप अपनी एक दो चीज़ें ही हैं बस। एक तो ये है कि आप जो है वो फ़ी खुद से जाके जमा कराएं। कहाँ? बैंक से। बैंक से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसे कंसल्टेंट के पास ना जाएं जो कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ओके। अब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन कैसे चेक करे, तो उसका भी बड़ा सादा सा है। एक तो आप ये है कि आप कन्वर्सेशन करते हैं जाके कि आप मुझे बताइए कि अगर आप यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रहे हैं वो आप उसके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है, या आपके पैनल पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी दस्तयाब है कहीं पे? जी, स्टूडेंट्स को खुद भी हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे एजेंट्स का सेक्शन होता है। ठीक है। तो आप एजेंट के सेक्शन पे जाके क्लिक करते हैं, वहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करिए और पाकिस्तान में जितने भी अप्रूव्ड एजेंट्स हैं वो वहाँ पे आपके लिस्टेड होंगे। एक तो ये तरीका है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करती, उनके ऑफिशियल उस पे नहीं होता, उनके एजेंट्स की लिस्ट वो नहीं प्रोवाइड करते। मिसाल के तौर पे मेरी डिज़ायर है कि मैं लंदन में पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? तो आप पहले तो आपके पास अपना होमवर्क कर लें कि आप देखें कि लंदन में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और अब उनके फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्या वहाँ पे कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज़ के कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको इंटरेस्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे वाली बात है कि आप उस यूनिवर्सिटी आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि उस कंसल्टेंट के पास वो यूनिवर्सिटी है या नहीं, उनके पैनल पे है या नहीं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी के पेज से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप उस वेरीफाई नहीं कर पा रहे जी उस एजेंट को या कंसल्टेंट को, तो उसके लिए सिंपल एक लाइन का ईमेल आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स डिपार्टमेंट को कर दीजिए, जो कि उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, admissions@फलां यूनिवर्सिटी, कि मैं इस कंसल्टेंट से अपना जो है वो केस प्रोसेस करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या ये आपके पैनल पे है? तो अगर वो नहीं है तो आप दूर हो जाइए। दैट इज, अब सिर्फ यही दो बुनियादी। बाज़ बच्चे जो हैं वो आइल्स से जान छुड़वाना चाहते हैं, आइल्स के अलावा कोई और रास्ता है स्टडी वीज़े के लिए यूके में? देखिए, नियरली 50 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो कि बगैर आइल्स के एडमिशन देती। 50 यूनिवर्सिटीज़? नियरली 50 यूनिवर्सिटी। और ये यूके सेंटर में के
पूरे यूके। पूरे यूके में? तो आउट ऑफ 143 मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ बगैर आइल्स के आपको एडमिशन देती। वो उसमें क्या होता है कि वो ये देखते कि आपकी जो डिग्री है, जो आपने बैचलर्स फॉर एग्जांपल यहाँ से किया है, तो ये मैं बाय द वे मास्टर्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ से बैचलर्स किया है और उसका मोड ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश था, तो आपको आइल्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस कैटेगरी में आती हैं कि जिन पे जो है वो जिनकी बेस पे आपको आइल्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है। सर स्टडी वीज़ा पे हमने बात की, वर्क वीज़ा यूके का कैसे मिल सकता है? मिसाल के तौर पे कोई वर्क परमिट पे जाना चाहता है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? अच्छा जी, मैंने जो है अभी रिसेंटली चंद सालों में जो वर्क परमिट्स पाकिस्तान में देखे हैं, जो कि लोग लेके गए हैं यूके में, तो उसमें मेजॉरिटी को वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स ही फेस आएंगी। ठीक है। तो मैंने जो देखा है वहाँ पे, एज यू पॉसिबली नो, कि मैं वहाँ पे 95 से वहाँ पे रह रहा हूँ, 28-29 साल हो गए। उनमें मैंने दोनों चीज़ों को, पाकिस्तान और वहाँ के जो सारी चीज़ों को मैं सिर्फ आपको मुख्तसरन वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी पाकिस्तान में वर्क परमिट्स इस वक्त अवेलेबल हैं, उनमें से 99% ऑफ द टाइम्स उनमें कोई सदाकत नहीं होती। वो आपको वर्क परमिट जो है वो इंग्लैंड तो पहुंचा देता है, लेकिन जो एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि वो वर्क परमिट आपको कंपनी देती है कि आप आके हमारे पास काम करिए। लेकिन स्टूडेंट्स को वर्क परमिट वाले जो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके पास, कंपनी के पास जॉब्स नहीं होती। सर अभी भी ग्रीस बोट हादसा भी हमारे सामने आया, फिर ऊपर यूनान कश्ती हादसा भी आया। ये जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, इनके लिए कोई लीगल तरीका नहीं है जाने का? अवेयरनेस ये जितनी भी ज़्यादा क्रिएट की जाए, ये एक बदकिस्मती है कि वो एक माइंडसेट बन गया हुआ लोगों का कि हमने जो है वो गलत रास्ता इख्तियार करना है। हालांकि यानी एक अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटर है तो इवन इन सम केसेस अगर मैट्रिक भी है तो आप जा सकते हैं और एक थ्रू प्रॉपर चैनल जा सकते हैं जिसमें कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएं और जाके तो आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें और अपनी लाइफ बनाएं। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप गलत रास्ता इख्तियार ना करें। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 करोड़ रुपया मेरे बैंक में मौजूद है और मैं यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहा हूँ। मैं अपने जो असासे हैं उनको यूके शिफ्ट करना चाहता हूँ, यूके सेटल होना चाहता हूँ। मैं यूके कैसे सेटल हो सकता हूँ? वो चीज़ जो टियर 2 वाली मैंने आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाली बताई, तो वही एक बेहतर रास्ता है कि आप जाके आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करते हैं, तो उस तरीके से आप अपना वहाँ पे असासे वहाँ पे शिफ्ट करने हैं। पढ़ना नहीं है वहाँ पे? अच्छा, पढ़ना नहीं है वहाँ पे, मैंने सिर्फ जाना है और मैंने वहाँ काम शुरू करना है। अच्छा, वो चीज़ अभी अवेलेबल यूके ऑफर नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल। सर इसको एंड करते हैं, हम एंडिंग पे लेके जाते हैं अपने सेशन को। ये बताइएगा सर कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं लास्ट जो हम जा सकते हैं यूके में सेटल हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नर्सिंग की हो गई, डॉक्टर हो गई, ये थोड़ा सा। एज ए स्टूडेंट जी, एज ए वर्क परमिट पे? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि वो वर्क परमिट जो है वो यहाँ से आप लेके जाएंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम्स ही करेंगे। तो मेरा उसमें जो मशवरा है वो यही है कि आप जाएं, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। जब वहाँ पे आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाकी ढूंढ सकें। आप खुद से शॉप अराउंड करके, अपनी रिसर्च करके, तो वहाँ से वर्क परमिट लें। और वो वर्क परमिट जो है वो आपको कोई मजबूरी वाला नहीं मिलेगा। ठीक है। वो आपको अपने फील्ड वाला वर्क परमिट फॉर एग्जांपल, या और दूसरी बात यह है कि वो आपको यहाँ पे जो वर्क परमिट आमतौर पे जो कॉस्ट कर रहा है उसकी बजाय वो उसकी वर्क परमिट की एक्चुअल कॉस्ट तो है नहीं। बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आप केपेबल हैं
तो आपको वर्क परमिट के वो पैसे चार्ज नहीं करते, और कई दफ़ा अगर करते भी हैं तो वो बहुत थोड़े से करते हैं। तो अगर आप उसको मैथ करें कि यहाँ से आप वर्क परमिट के जो पैसे खर्च करके जा रहे हैं और फिर आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे जाके उसकी जॉब अवेलेबल है कि नहीं, आप ऑलरेडी अगर वहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर आप उस तरीके से जब आप सारी चीज़ों को देख के कंपनी की छानबीन करके जो वर्क परमिट ले रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। सर लास्ट सवाल है, ये सवाल है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स वहाँ मौजूद हैं या फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी वहाँ मौजूद है, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो लोग मुझे बुला लें यूके और मेरी स्टडी वहाँ पे कंटिन्यू हो जाए? अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो वही एक रास्ता है कि वो आपको जो है वो एज अ स्पाउस बुला लें। नहीं, कोई अगर फैमिली मेम्बर, दूसरा फैमिली मेम्बर वहाँ मौजूद है, हाँ, तो वो किस लिए बुलाएंगे? इनविटेशन के तौर पे, अगर अपने पास रहने के लिए कोई अडॉप्ट कर ले या कोई इस तरह का? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं। ओह एब्सोल्युटली। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे इमरान साजिद साहब। आप देख रहे थे न्यू प्लस का पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, दुआ में याद रखिएगा।